सहभागीशा को शब्दों के पारिजात पुष्पों से नमन करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री संदीप सिंह जी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा आज शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को ऊर्जास्वित करें। माननीय महोदय। आज यहाँ शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित अपनी गरिमामयी उपस्थिति हम सब लोगों के बीच में बनाए हुए उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर आदरणीय श्री डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री डॉक्टर एस सुंदरम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त अधिकारीगण, मीडिया के बंधु और जिनके लिए आज हम सब इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण और सभी समस्त सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सर्वप्रथम हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और मैं सर्वप्रथम अपने हृदय से अपने प्रदेश के सभी शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राधाकृष्णन जी ने अपने अध्ययन और विचार के माध्यम से न केवल भारत की फिलॉसफी को एक नया आयाम दिया, बल्कि पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी एक बहुत वृहद स्तर पे किया, जिसे हमारे भारत की संस्कृति और पद्धति के बारे में पूरे विश्व को जानकारी देने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक अहम भूमिका है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधारभूत स्तंभ होता है उस राष्ट्र की संस्कृति और उस राष्ट्र में रहने वाले सभी शिक्षित नागरिक। और मुझे गर्व है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसंगठित रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हम सब लोग पूर्ण रूप से वचनबद्ध हैं कि हर एक बच्चे को हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के साथ में जोड़ने में कामयाब हैं। और डबल इंजन की इस सरकार के माध्यम से हम सब लोग निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को सतत व्यापक रूप से प्रगति के पथ पे आगे लेकर के जाने का हम सब लोगों ने कार्य किया है। साथियों, आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपनी शिक्षा व्यवस्था के बल पे दुनिया के विभिन्न बड़े बड़े देशों में
हमारे छात्रों ने लगभग हर एक बड़े क्षेत्र में दुनिया भर के बड़े बड़े सभी देशों में अपना स्थान बनाया है। और ये सब आज संभव हुआ है हमारे ऐसे शिक्षकों के बदौलत जिन्होंने अपने कर्तव्यों को, अपने कार्य को पूर्ण रूप से अपनी गंभीरता के साथ अपने बच्चों को शिक्षित बना करके, उनके भविष्य को बेहतर बना करके, उनके भविष्य को इस तरह से ढालने का काम किया है कि आज पूरे विश्व में भारत के छात्र अपना हर एक क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इसके लिए अपने शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं। हमारा प्रदेश परिषदीय विद्यालयों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक हमारे प्रदेश में परिषदीय विद्यालय हैं, और जब सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय हैं तो सबसे अधिक छात्र भी हमारे प्रदेश में, और जब सबसे अधिक छात्र आते हैं तो सबसे अधिक शिक्षक भी हमारे प्रदेश में। और मुझे गर्व है कि हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस रूप से कार्य कर रहे हैं कि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग निरंतर कुछ ना कुछ नया करने का हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं। और आज उसी का फलस्वरूप कि हमारे ऐसे शिक्षक जिनको अपने अच्छे कार्यों के लिए चयनित किया गया, जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, आज उनको यहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है कि हमें हमारी अपने आप से होनी चाहिए। एक ऐसी प्रतिस्पर्धा कि हम जो आज हैं, जो हम आज बेहतर कर सकते हैं, कल हम इससे भी और बेहतर करके दिखाएं। इस सोच के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज यहाँ पे 41 शिक्षक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से और 13 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, जिनको आज यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम सब लोगों को जो एक आधार मिला है, इस आधार पे हम सब लोगों को बढ़ करके तेजी से आगे बढ़ना है। और मुझे यकीन है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर यह सबसे मजबूत स्तंभ बन करके तैयार होगा, जो कि जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे विभाग का, और जो हमारा रोल हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमने रोल हम इसमें अदा करेंगे, निभाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बन करके उभरेगा। साथियों, आज के इस शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में हमारा देश में शिक्षा को हम सदैव सर्वोच्च स्थान देते हैं, और शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो कि अज्ञानता के काले बादल को एक बच्चे के जीवन में से छांटने का काम करता है, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करता है, और केवल भविष्य को ही उज्जवल नहीं बल्कि एक बच्चे के चरित्र को भी निर्माण करने की सबसे बड़ी अगर दायित्व किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो उस बच्चे के शिक्षक के ऊपर होता है। बच्चे के चरित्र का भी निर्माण करना एक शिक्षक के हाथ में होता है। और मुझे यकीन है कि हम में से यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के होनहार शिक्षक अपने इन दायित्वों को अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से निभाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपने हृदय से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और विशेष तौर पे जो लोग आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपने अच्छे कार्यों से सम्मानित होंगे, उनको शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोगों से ऐसी आशा करता हूं कि हमारे विभाग में हर एक शिक्षक कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करें, और इस शिक्षक दिवस पे हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि आने वाले इस एक वर्ष में हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आज इन 41 शिक्षकों को हम जो सम्मानित कर रहे हैं, इनके स्थान पे हमारा नाम भी होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में
मंच पर गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती गुलाब देवी जी की हम माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से अनुरोध करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श संभाग उत्तर प्रदेश के सर्वप्रिय, तेजस्वी और प्रदेश के लिए उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप जी, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक जी, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम जी, आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे मंचासीन विधायकगण, महापौर जी, समस्त सभागार में बैठे हुए मेरे गुरुजन, उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और आज जिनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मेरे सभी शिक्षक बहन और भाई बंधुओं, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक महान दार्शनिक, लेखक, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। वे शिक्षा के प्रति समर्पित थे और हमेशा ही छात्रों से जुड़े रहते थे। भारत को विश्व पटल पर एक शिक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ वो महान शिक्षाविद होने के साथ साथ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति रहे। जब डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णनंदन ने 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला, तो उनके कुछ छात्रों ने उनसे 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि समाज के शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान तथा शिक्षकों के महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि उनका मानना था कि शिक्षा मात्र ज्ञान प्राप्त करने का ही एक माध्यम नहीं है। वो ये कहते थे कि व्यक्तित्व का विकास करने एवं समाज के सकारात्मक योगदान देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। आज इस समारोह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के 11 शिक्षकों को तथा राज्य अध्यापक पुरस्कार और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के 2 चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के 41 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उसमें सुधरता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सहयोग शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त करके केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 8,423 और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 34,074 अध्यापकों का चयन किया गया है।
मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के समेकित चयन हेतु उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी संख्या में आज के दिन ही हमारे शिक्षक और गुरुजन यहाँ पर हमें मिलते हैं। उनसे मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूंगी कि आपके व्यक्तित्व का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो उसको संस्कार देने वाली उसकी माता होती है, इसीलिए माता को ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। लेकिन बच्चा जब अबोधता से ऊपर उठता है और थोड़ा सा बच्चे को ज्ञान होता है तो संपूर्ण उसका व्यक्तित्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। संसार में दो ही भावात्मक रिश्ते हैं, एक शिक्षक का और एक डॉक्टर का। बच्चे चाहे कितना भी रोएं, माता पिता अपने बच्चे को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि यही उनको अज्ञानता से दूर हटाकर इस प्रकार से उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे वो समाज में कुछ कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ऐसी स्थिति में जहां आप उसके इतने बड़े संरक्षक हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो आपको स्वयं को भी ऐसी स्थिति में दिखाना चाहिए कि आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका वातावरण कैसा है। इन चीजों का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षक बच्चों के सामने बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, वो बच्चों को कैसे रोक सकते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है, धूम्रपान करना गलत है। जो शिक्षिकाएं इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं कि बच्चों में और शिक्षकों में, शिक्षिकाओं में कोई अंतर ही नहीं लगता, वो बच्चों से कैसे कह सकती हैं कि शालीनता के साथ वस्त्र पहनो जिससे अंग प्रदर्शन ना हो। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की हैं। एक शिक्षक जैसा करेगा वैसे ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं देखती चली आ रही हूँ और प्रयास भी कर रही हूँ कि दिन पर दिन ये स्थिति जो है भौतिकता की ओर बढ़ती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ इस मंच से कि हमारे शिक्षिकाएं बहनें निश्चित रूप से अपने पहनावे की ओर ध्यान दें। कभी कभी मैं निरीक्षण करने जाती हूँ तो मुझे खुद पूछना पड़ता है कि ये बच्चे यहाँ कैसे खड़े हैं। वो उसी तरीके के कपड़े पहनती है कि शिक्षिका और बच्चों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो मैं प्रधानाचार्यों से भी कहना चाहूंगी और प्रबंधकों से भी कहना चाहूंगी कि और प्रिंसिपल से भी कहना चाहूंगी कि वो खुद के लिए भी अपने वस्त्रों की ओर ध्यान दें और स्टाफ की ओर भी ध्यान दें कि कम से कम आप बच्चों के बीच में ऐसा तो लगे कि आप अध्यापक हैं। जब आप इस तरीके से रहेंगे कि कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि शिक्षक कौन है, बच्चे कौन हैं, तो कैसे आपका मान बढ़ेगा। आपका मान तभी बढ़ेगा जब आप समय से पीरियड लेंगे। किसी पीरियड को आप छोड़ेंगे नहीं, तभी तो बच्चों के लिए आप कोई अपनी मिसाल दे पाएंगे। आप गए हैं 5 मिनट लेट, 5 मिनट आपने शुरुआत की, 5 मिनट पहले छोड़ दिया, तो 15 मिनट में बच्चा क्या पढ़ पाएगा। इसलिए आज ये प्रतिज्ञा करके जाइए कि जो हमें प्रेरणा मिली है आज के दिन की, इस पे हम लोग कटिबद्ध होकर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी बने, स्वयं को बदलें। आप स्वयं बदलेंगे तो समाज बदलेगा और जब समाज बदलेगा तो हमारा भारत गौरवान्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो शिक्षा की ओर हमेशा सजग रहते हैं, सभी के लिए प्रेरित करते हैं और उन्होंने शिक्षा की दिशा और दिशा दोनों ही बदल दी, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में प्रणाम करती हुई अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद मैम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि जिन शिक्षकों ने अपने क्षेत्रों में
अद्भुत कार्य किया है उन्हें कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे मंच पर आगरा से प्रियंका गौतम जी, कंपोजिट विद्यालय कन्या एतमादपुर। नेक्स्ट श्रीमती रेखा रानी जी, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से, प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर। श्री राम नारायण यादव जी, कंपोजिट विद्यालय मिठा बलिया से। आप लोग आगे हटिए। श्रीमती दीप शिखा राय जी, प्राथमिक विद्यालय बरेठी बाराबंकी से। तालियों के साथ शिक्षकों का सम्मान होता रहे। श्रीमती सारिका सक्सेना जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरा बरेली से। नेक्स्ट श्री अजय कुमार पांडे जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय जटौलिया बस्ती से। धीरज सिंह जी, भदोही डिस्ट्रिक्ट से, प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर भदोही। श्री मुकेश कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, कंपोजिट विद्यालय सैदपुरी बगीचंद। श्री नरेश पाल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, कंपोजिट विद्यालय टिटौटा। नेक्स्ट श्रीमती मीना राय, डिस्ट्रिक्ट चंदौली से, उच्च प्राथमिक विद्यालय चकिया। डॉक्टर आदित्य नारायण गुप्ता जी, कंपोजिट विद्यालय देवडीहा देवरिया। श्रीमती मोनिका सिंह जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय मलवा प्रथम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट कमलकांत पालीवाल जी, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट श्रीमती रूसी गुप्ता जी, गौतम बुद्ध नगर प्राथमिक विद्यालय चौरा सादातपुर से। नेक्स्ट श्रीमती अर्चिता सिंह जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उच्च पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटघरा। नेक्स्ट श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, उच्च प्राथमिक विद्यालय बिसहुपुर। और श्री यतेंद्र कुमार गुप्ता जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय इन्नाडी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। हरदोई डिस्ट्रिक्ट से श्री राजीव कुमार सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय फिरोजापुर। विक्रम रूसिया जी, प्राथमिक विद्यालय चुरारा द्वितीय से, डिस्ट्रिक्ट झांसी से। नेक्स्ट श्रीमती पारुल निरंजन जी, प्राथमिक विद्यालय उसरी कानपुर देहात से। श्रीमती आशा कटियार जी, कानपुर नगर से। डॉक्टर रामनिवास सिंह, प्राथमिक विद्यालय तिलगोड़ी कौशाम्बी से। श्री सुनील कुमार त्रिपाठी जी, कुशीनगर से। श्रीमती संगम वर्मा जी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से। श्री विनय ताम्रकार जी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमती मधु यादव जी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से। श्री भूपेंद्र कुमार सिंह जी, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमती दीप्ति गुप्ता जी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमती नीतू यादव जी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। श्री सचिन शुक्ला जी, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से। श्री रमाशंकर जी, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमती रीनू जायसवाल जी, प्रयागराज से। डॉक्टर अन्नू चौधरी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। श्री ज्योति प्रकाश सिंह जी, संत कबीर नगर से।
श्री अजय मलिक जी शामली डिस्ट्रिक्ट से, श्रीमती अर्चना वर्मा जी सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से, श्रीमती कौसर जहां सिद्दीकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, श्रीमती दिव्या त्रिपाठी जी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, श्री कमलेश कुमार पांडे जी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से। इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग से आदरणीय प्रधानाचार्य श्री राजेश कुमार त्यागी जी, चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज माचरा मेरठ, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह आदरणीय प्रधानाचार्य महामना मालवीय इंटर कॉलेज बच्छांव वाराणसी, श्री पवन कुमार त्यागी जी आदरणीय प्रधानाध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज धनौरा अमरोहा, तालियां बजती रहें। डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य जी आदरणीय प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल तालगौटिया बरेली डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट श्री केशव प्रसाद सिंह राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, श्री रविंद्र कुमार बीकेटी इंटर कॉलेज लखनऊ, श्री ऋषिपाल सिंह जी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जबदा अमरोहा, डॉक्टर प्रीति शर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत, डॉक्टर निखिल जैन एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत नगर आगरा, डॉक्टर रमाशंकर पांडे एएच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी, चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी चित्रकूट से श्री लालमन, श्री भूपेंद्र कुमार सिंह जी प्रधानाचार्य कासगंज से, आदरणीय प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि एक शिक्षक श्री मूलचंद जी को चोट लगी है, आपसे सादर अनुरोध है कि आप उनके स्थान पर उन्हें शिक्षक का सम्मान तालियों के साथ, हमारे इस शिक्षक सम्मान के लिए यह सहृदयता, यह शिक्षक की महनीयता, शिक्षक हमारे आदरणीय गुरुवर के रूप में परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं माननीय विधायकगण की श्रृंखला के साथ शिक्षक सम्मान का यह तालियों के साथ आप सभी एक बार पुनः समस्त अतिथियों को धन्यवाद प्रेषित करें कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय जनों को शत शत धन्यवाद, अशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण। उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार के कृत संकल्पों को किस प्रकार से धरातल पर संजोया जा रहा है, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माता, उनके मार्गदर्शन में संवर रहे हैं विद्यालय, निखर रहे हैं बच्चे, साकार हो रहा है एक सुंदर समाज का सपना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। इस परिवर्तन की मुहिम के असली नायक हैं हमारे शिक्षक, जो इस दिशा में निभा रहे हैं सशक्त भूमिका। सारी टीचर्स हैं वो बच्चे का हर प्रकार से सपोर्ट करती हैं। कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उस पर विशेष ध्यान भी देती हैं, अलग से गार्जियन को भी समय समय पे इन्फॉर्म करती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 1,33,000 परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है। छात्रों को उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार है कृत संकल्पित।
इस कड़ी में देश के सबसे बड़े EHRMS मानव संपदा पोर्टल की पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करके शिक्षकों की सर्विस बुक, अवकाशों की स्वीकृति एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि प्रक्रिया को ऑनलाइन सेटलमेंट करके उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। विद्यालयों में 500 से अधिक पुस्तकों का क्रियाशील पुस्तकालय, प्रिंट रिच सामग्री, गणित और विज्ञान किट, TLM मटीरियल, स्पोर्ट्स मटीरियल्स के माध्यम से कक्षा कक्षों का किया गया है मनमोहक रूपांतरण। IIT गांधीनगर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों एवं SCERT के निर्देशन में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए प्रत्येक माह 1 लाख से अधिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों के लिए की गई है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था। समय पर हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं जो हमारे ब्लॉक में भी होते हैं, डाइट में भी होते हैं और SCERT में भी होते हैं। उसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है और हम कई सारी शिक्षण सामग्रियों को बनाने में सक्षम हो पाए हैं। दीक्षा पर 16,000 से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री, स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट और ICT लैब जैसे डिजिटल संसाधनों से बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस किया जा रहा है। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को पहचानने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अवार्ड, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन के माध्यम से शिक्षकों को किया जा रहा है सम्मानित। प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय की सभी कक्षाएं स्मार्ट है। विद्यालय में आर्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। सभी बच्चे उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। सरकार का आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि बच्चों के समग्र विकास करने के लिए उन्होंने जो भी संसाधन दिया है उसका मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। 16,169 विद्यालयों के शिक्षकों को निपुण सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही 400 प्रधानाध्यापकों के लिए निपुण चैंपियन पुरस्कार की अनोखी पहल प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की उत्कृष्टता और समर्पण को नमन करती है। शिक्षक हैं भविष्य के निर्माता। शिक्षकों का सम्मान हमारा अभिमान। चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम, शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान सद्भाव, सत्कार एवं सद्गुणों के सशक्त उदाहरण उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से आशीष की आकांक्षा के साथ सादर विनम्र करबद्ध अनुरोध सादर। शिक्षक दिवस पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एस सुंदरम जी, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उपस्थित शिक्षकगण, उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले मैं आज पूरे प्रदेश वासियों को देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के पावन जयंती के अवसर पर आयोजित इस शिक्षक दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हमारे जिन शिक्षकों ने
अपने उत्कृष्ट कार्य से आज उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे, तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहाँ आए होंगे, मेरठ से यहाँ आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहाँ आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे और मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया, और आप गोरखपुर में आए हैं तो हमारे गोरखपुर में मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सबके लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। वे उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञों को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है।
हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी नहीं हो सकता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ज्ञान नहीं आता है, लेकिन श्रद्धावान बनने के लिए हमें भी परिश्रम और साधना करनी होती है, कठिन मार्गों से चलना होता है। एक मूर्ति तब बनती है जब अब पत्थरों को हथौड़े की मार को सह सह करके उसको एक स्वरूप दिया जाता है। वो साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग कठिन होता है लेकिन सर्वोत्तम भी होता है, उसके फल अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं, और उस साधना से तपा हुआ जो भी कार्य आगे बढ़ेगा उसके परिणाम उतने ही अच्छे भी दिखाई देंगे। और आज मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को आज यहां पे सम्मानित किया गया। 41 अलग अलग जनपदों से हैं, और माध्यमिक शिक्षा के 11 और 2 ऐसे भी विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के रूप में उन 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल 54 शिक्षकों का आज यहाँ पे एक साथ सम्मान हो रहा है, और ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं तो दोनों से कहूंगा, माध्यमिक से भी बेसिक से भी, कि जिन शिक्षकों को हम सम्मानित दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं या राज्य पुरस्कार से या मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हैं, हम जब SCERT की पुस्तक बनाते हैं तो उसमें इनकी सेवाओं को और इनका सहयोग उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इनका जो अनुभव होगा, उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो उसमें सहायक होगा। और दूसरा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आगे से सुनिश्चित करें कि हमने इस समय शिक्षकों के चयन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है, और शिक्षा आयोग में बेसिक के भी, माध्यमिक के भी, उच्च शिक्षा के भी और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षकों को आपने इसमें जोड़ने का काम किया है, तो उसमें इनका भी एक प्रतिनिधि इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों से ही लिया जाना चाहिए। इनके मानक और स्टैंडर्ड तय करिए और इसमें इनोवेशन को जरूर जोड़िए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके। आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है, डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है, उसको नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर समय कि कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं। पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया,
बाकी तो उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो वह स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके लिए तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र को और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के एक आदर्श शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है। केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम केवल हम अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को लेकर के ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने की दिशा में कुछ नवाचार करने की आदत भी डालें। बहुत संभव है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान झांसी की एक बेटी ने, जब लॉकडाउन था तो उसने अपने घर की छत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, घर की छत, कहीं जाना नहीं था, घर में है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारी बनाई और वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तब तक स्ट्रॉबेरी तैयार थी, उन्होंने पैकिंग करके मार्केट में देना प्रारंभ कर दिया। आखिर ये भी तो किसी ने किया। आप देखते होंगे कि ड्रैगन फ्रूट यहां यूपी में नहीं होता था, नाम ही ड्रैगन है, लेकिन सुल्तानपुर, मिर्जापुर और बाराबंकी में अन्य जनपदों के किसानों ने अपने यहां उगा करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। बाराबंकी में एक किसान ऐसे हैं, जब मैंने उनको पद्म पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी योग्यता क्या है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने कहा 1 एकड़ में कितना आप पैदावार करते हैं, कितना आप इनकम कमा लेते हैं? उन्होंने कहा 1 एकड़ में मैं 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता हूं, इनकम होती मेरी, इतना उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई आपकी योग्यता क्या है? कहीं से आपने पीएचडी की होगी, कहीं से आपने पीजी की होगी, यूजी की डिग्री ली होगी। उन्होंने कहा मेरी योग्यता है 10वीं फेल। 10वीं में फेल हो गया था, आगे पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने कहा खेती बाड़ी में ही हाथ आजमाऊं। लेकिन मैं बैठा कभी नहीं था, मेहनत करता था, नए तरीके अपनाता था। और परिणाम क्या है कि उन्होंने अपनी मेहनत से पद्म पुरस्कार भी प्राप्त किया और खेती के उत्कृष्टतम तरीके, केवल धान गेहूं की खेती नहीं, सब्जी की खेती कैसे हो सकती है, फूलों की खेती कैसे हो सकती है, कैसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है, कम लागत में अच्छी उत्पादन, खेती को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करते हुए कैसे हम लोग इसको नेचुरल फार्मिंग के रूप में बदल सकते हैं, इसको करने के दिशा में जो प्रयास किए हैं, आज समाज उन्हें सम्मान देता है। पूरे गांव की तकदीर उन्होंने बदल दी है। एक व्यक्ति कुछ करता है, पूरे गांव की तकदीर बदलती है। और मुझे लगता है कि आप तो देश के भविष्य के निर्माता हैं, आप तो देश के भविष्य के निर्माता हैं।
इसलिए इनोवेशन की तरफ ध्यान देना, कोई नया कार्य नए तरीके से करना अच्छा लगना चाहिए, और इसकी शुरुआत होनी चाहिए विद्यालय के वातावरण से। एक शिक्षक शिक्षक के रूप में दिखना चाहिए, लगना चाहिए। स्कूल में जाता है तो वो गरिमा झलकनी चाहिए, कुछ अंतर दिखना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति समाज के मन में स्वतः स्फूर्त भाव है, स्वतः स्फूर्त भाव होना चाहिए। एक शिक्षक समाज का और राष्ट्र का निर्माता है, वह देता है, और उसको उस भूमिका में अपने आप को तैयार करना, उसका व्यक्तित्व भी और उसका कृतित्व भी उस प्रकार से झलकना चाहिए। एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो सकता और नहीं बनना चाहिए। शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है, और मुझे लगता है जब भी आप अपने आप को ट्रेड यूनियन बनाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने सम्मान के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मांग को रखना लोकतांत्रिक तरीके से, अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आज तो डिजिटल माध्यम है, आप सीधे उसके लिए मेल करिए, आप डिजिटल माध्यम से अपने मैसेज भेजिए, आप अपना ज्ञापन समय आने पर 2, 4, 5 लोगों को भेज करके मुख्यमंत्री के पास, संबंधित विभाग के मंत्री के पास, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के पास भेजिए, या जनपद के अपने अधिकारियों को भेजिए। एक ज्ञापन वहां पे जाए, किसी को कानो कान खबर भी न लगे, लेकिन आपकी मांग भी पहुंच गई। और मुद्दों को लिखिए बड़ी सरलता के साथ, हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिए। आपकी हैंड राइटिंग उसको आकर्षित कर देगी, बता देगी, मैसेज आपका वहीं से चला जाएगा। और भेजिए कि ये चीजें हैं, अगर इसमें भी सरकार विचार कर सकती तो क्या जाना चाहिए, क्योंकि आपका वह ज्ञापन आदेश होगा, आपका वह ज्ञापन भीख नहीं होगी। और शिक्षक को आज के समय में इस प्रकार की भीख मांगना अच्छा नहीं, और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक नए प्रयास की शुरुआत की जाने की आवश्यकता है। विद्यालय का वातावरण आध्यात्मिक लगे कि हां ये विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मुझे याद है, चाहे मंच हो, चाहे यहां या ऊपर बैठे हुए जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि इस सब के निर्माण में किसी न किसी शिक्षक का योगदान है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से टपक के आ गया है, किसी न किसी शिक्षक ने बनाया होगा, शिक्षकों का योगदान होगा, तो वो बना है, तब उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, तब आगे कुछ कर पा रहा है। लेकिन हम लोगों को उसके लिए देखना होगा कि क्यों शिक्षा जगत को आज शंका और संशय की निगाहों से देखा जा रहा है, और एक नई चुनौती हम सबके सामने क्यों खड़ी हुई है, और एक नई प्रतिस्पर्धा के इस युग में जब हम खड़े हैं। याद करिए, आज से 30 साल 35 साल पहले हमारे जितने भी राजकीय इंटर कॉलेजेस हुआ करते थे, ये प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। आज उनका स्थान पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल ने ले लिया। आज अभिभावक पहली प्राथमिकता क्या रखता, अगर उसके पास क्षमता है पैसे खर्च करने की, तो वह यहां की बजाय वहां भेजने का प्रयास करता है। क्यों? जहां पे शिक्षकों ने उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उस गरिमा को बनाए रखते हुए, वहां को उत्कृष्ट माहौल को, आध्यात्मिक वातावरण को बनाया है, वहां आज भी छात्रों की संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन जहां पर नहीं बना पाए, वहां पे निरंतर गिरावट आई है। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन छात्रों की संख्या कम हो रही है। एक चुनौती हमारे सामने है, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत वहां के आध्यात्मिक वातावरण से होना चाहिए। विद्यालय जब खुले, मॉर्निंग असेंबली हो, वहां पर हम उस प्रकार विद्यालय में एक श्रमदान की व्यवस्था हो
क्या शिक्षक और छात्र मिलकर के वहां के वातावरण को इस प्रकार का बनाने में योगदान कर सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भरता झलकनी चाहिए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या हम इस प्रदेश और देश के पार्ट नहीं हैं? क्या हमें अपने विद्यालय को आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य की दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? ठीक बात है, सरकार के द्वारा संचालित, सरकार के द्वारा जिन विद्यालयों को ऐड दिए जा रहे हैं उन विद्यालयों में वेतन की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए वहां पेड़ लगाने हैं, फूल पत्ती लगानी है, वहां को साफ और सुंदर रखना है, इसको बनाने में तो हम सब मिलकर के योगदान दे सकते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड है, इन सबका मदद लेकर के और विद्यालय के छात्रों की मदद लेकर के, अभिभावकों की मदद लेकर के हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। समय पे स्कूल आना, समय पे स्कूल, जब समय स्कूल बंद होता है, जब प्रत्येक छात्र चला जाता है वापस, इसके बाद विद्यालय के अगले दिन की कार्य योजना के साथ प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करने के बाद तब सभी शिक्षक फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करें, कितना अच्छा मैसेज होगा। अलग अलग समय में अभिभावकों के साथ भी एक संवाद का कार्यक्रम हो, हम अभिभावकों के साथ संवाद बनाएं। कभी हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है उस मॉर्निंग असेंबली में हम समाज के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्तित्व को बुला करके उनके विषय के बारे में 5 से 10 मिनट का एक उद्बोधन का कार्यक्रम रखवा सकते हैं। हम प्रतिदिन भारत के आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक श्रीमद् भगवत गीता का या रामचरितमानस का या किसी उत्कृष्ट कृति का 5 मिनट का उद्बोधन का कार्यक्रम वहां रखवा सकते हैं, जो छात्रों के लिए रुचिकर भी हो और उनके आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी वह सहायक हो सकता हो। कितना अच्छा लगेगा। और जो कुछ भी आप वहां बताएंगे, याद रखना जीवन भर उस बच्चे के मनोमस्तिष्क पर वो बातें छाई रहेंगी और वह उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेगा। लेकिन जब हम भी ट्रेड यूनियन की तरह आचरण करेंगे और हम भी वही नारा लगाएंगे कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो मुझे लगता है हम सम्मान के पात्र नहीं बन पाएंगे। हमें उस प्रवृत्ति से उभरना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अपने प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, जिन्होंने शिक्षा विभाग के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा करके कुछ नए कार्य किए। मैं नीति आयोग की बैठक में 2019 में गया था, 19-20 में गया था। हर वर्ष होती है, लेकिन जब मैंने वहां के प्रकाशन को देखा तो इनोवेशन में मैंने देखा उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या था, और मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर उत्कृष्टतम कार्यों में था आपका ऑपरेशन कायाकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे 2017 में लागू किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। 1,36,000 से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हुई। विद्यालय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, छात्राओं की संख्या बढ़ी। ये गति तेजी के साथ आगे बढ़ी थी। बीच में 2-3 वर्ष का कालखंड कोरोना जैसी महामारी के कारण थोड़ा बाधित हुआ। इस शिक्षा के लिए, खासतौर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत खराब समय था। लेकिन उस दौरान, उससे पहले जो कार्य प्रारंभ हुआ, स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प, एक बेहतरीन प्रयास था। और उस प्रयास में हमने देखा कि ज्यादातर विद्यालयों में फ्लोरिंग का काम, रंग रोगन का काम, डिजिटल लाइब्रेरी का काम, पुस्तकालय बने, वहां की लैब्स बनी,
बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बने, पेयजल की व्यवस्था हुई, कुछ अच्छे कार्य वहां दिखाई दे और होड़ लगी फिर CSR से उन पे सहयोग करने की। और फिर कोरोना कालखंड में आसानी से तकनीक का उपयोग करते हुए भी हम अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में भी तमाम जगहों पर नए नए प्रयास प्रारंभ हुए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का ऑपरेशन कायाकल्प भारत के नीति आयोग के इनोवेशन का एक पार्ट बना और पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ कि देखो यूपी ने जैसे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अभियान को आगे बढ़ाया है, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहूंगा एक बार यहां पे जितने भी हमारे शिक्षक आए हैं, मुझे लगता है कि इस शिक्षक पुरस्कार की हर जनपद के एक शिक्षक को, कम से कम एक शिक्षक को तो प्राप्त होना ही चाहिए, जरूर मिलना चाहिए और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसमें कराई जानी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से एक ही प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में हमारी पहल कहां पे हम अच्छा कर सकते हैं। आज PM श्री विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अभी गत वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। पहले चरण में केवल 18 विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। ये हैं BOC बोर्ड से जुड़े हुए जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए, और कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया था उन बच्चों के लिए। यह है अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय 18 प्रारंभ हो चुके हैं। बाकी 57 जनपदों में नए आवासीय विद्यालय खोलने की तैयारी हमारी आवासीय नहीं, वहां डे स्कूल खुलेंगे। लेकिन स्कूल और शिक्षा का मॉडल भविष्य में क्या होगा, अगर हमें प्रतिस्पर्धा में बना रहना है तो वह एक मॉडल हो सकता है जो उसमें दिखाया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत SCRT से भी होनी चाहिए। पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की टीम एज एडवाइजर वहां सहयोग करे, उनके साथ जोड़ा जाए। आगे के कार्यक्रमों में भी उन शिक्षकों को हमें लेना चाहिए जो शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हों या फिर पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हो। इनोवेशन के लिए भी हमें स्कूल को परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही नहीं जोड़ना है। पाठ्यक्रम तो हो, पाठ्यक्रम के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी केंद्र हमारा स्कूल बने, यह भी हम इसके साथ जोड़े। मुझे लगता है बहुत कुछ संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि आप जिन छात्रों को पढ़ाएंगे वही नेतृत्वकर्ता बनेगा, वही जाएगा। किसान बनना चाहता है तो उत्कृष्टतम किसान बने, आदर्श किसान बने, प्रगतिशील किसान बने। राजनेता बनना चाहता है तो आदर्श राजनेता बने। शिक्षक बनना चाहता है तो आदर्श शिक्षक बने। अगर वह चिकित्सक बनना चाहता तो आदर्श चिकित्सक बने। अधिवक्ता बनना चाहता तो आदर्श अधिवक्ता बने। अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य करने वाली पीढ़ी हमें तैयार करनी पड़ेगी, और उत्कृष्टतम पीढ़ी तैयार करने का दायित्व आप सबके ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको 2047 में विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ा है। विकसित भारत ये केवल मोदी जी का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या किसी पार्टी विशेष का संकल्प नहीं है। ये भारत का संकल्प है, 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है। क्योंकि अगर हमारा देश विकसित होगा तो विकसित भारत दुनिया को नेतृत्व देगा। विकसित भारत 140 करोड़ लोगों की, या उस समय भारत की जो आबादी होगी उनके चेहरे पर खुशहाली लाएगा। ये विकसित भारत देश के अंदर की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, विकास की बुनियादी सुविधाओं से देश को आच्छादित करेगा,
लेकिन इसकी शुरुआत तो नागरिक कर्तव्यों से होती है। हम अक्सर देखते हैं, हम में से हर व्यक्ति किसी से भी बात करिए, वो कहता है साहब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। और जब उनकी पूरी बात सुन लो तो फिर उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया, तो मौन हो जाता है, कहता साहब तो भूल गया था मैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य के बीच में जब कोई बात चले, अब समय आ गया है, हमें कर्तव्यों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा नागरिक कर्तव्य ये है और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए उन कर्तव्यों की तरफ ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परिणाम आएंगे। अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे, हमारा देश खुशहाल होगा, सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, तो आपके अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। वो तो आपको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिलना चाहिए। याद रखना, भीख मांग करके दान नहीं दिया जाता है, पुरुषार्थ से संचित जो भी इनकम होती है उसी से व्यक्ति दान भी देता है और उसी के अभियान को आगे बढ़ा सकता है, और हमें उसी के साथ अपने आप को जोड़ना है। हम परिश्रमी बने, पुरुषार्थी बने, समाज को उस मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करें, अपने कर्तव्यों के प्रति लोगों को आग्रही बनाएं। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मेरी आप सभी गुरुजनों से इस बारे में अपील होगी कि राष्ट्र के निर्माता के रूप में आप अपनी भूमिका को एक बार फिर से उसका मूल्यांकन जरूर करते हुए आगे बढ़िए। अपने विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, अभी से तैयारी होनी चाहिए। 2047 में हम कैसा भारत चाहते हैं, हम जानते हैं 2047 में से हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं कहां रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये देश रहेगा। उस समय आपके कार्यों का मूल्यांकन उस समय की पीढ़ी कर रही होगी और उस समय की पीढ़ी आपके कार्यों का मूल्यांकन आपके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए करेगी। इस रूप में हमें अपने आप को तैयार करना है और अब से शुरुआत हुई जो पहल होगी, इसके परिणाम 2047 में हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर 54 शिक्षकों को आज यहां पे राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री पुरस्कार से, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की जो पहल की है। और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। गोरखपुर हो गया, कभी मेरठ में भी कर लीजिए, कभी झांसी की तरफ और कभी प्रयागराज की ओर भी आप करें, वाराणसी में भी करें, अयोध्या में भी करें। अलग अलग राज्य के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल होगी और वहां के भी शिक्षकों को उसके साथ जुड़ने और नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एक नया बल उससे प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जिन शिक्षकों को आज यहां सम्मान प्राप्त हुआ है, बेसिक के भी और माध्यमिक के भी, उन सबका हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि बेसिक भी और माध्यमिक भी इन 54 शिक्षकों ने किस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उसकी एक अच्छी वो तैयार करते हुए और फिर उसको सभी विद्यालयों में सर्कुलेट जरूर करवाए कि देखो फलाने शिक्षक ने ये एक अच्छे काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे और इन कार्यों के कारण हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है। ऐसे ही माध्यमिक में भी, ऐसे ही जो स्ववित्त पोषित विद्यालयों के हैं, हम सबको अपने साथ जोड़े, स्ववित्त पोषित हो या वित्त पोषित, यहां गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उन सबको अगर हम जोड़ करके कार्य करेंगे और अच्छे कार्यों की, जैसे आप लोगों ने शिक्षकों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है, किस क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है या कोई इनोवेशन है या कोई अन्य पद्धति है, इसके बारे में भी अगर हम उसके बारे में बता पाएंगे तो वह मुझे लगता है कि अन्य विद्यालयों को भी हो सकता है कि उन्होंने भी और अच्छा किया हो,
तो अगली बार उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को हम इस सम्मान के साथ जोड़ सकेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर आशीष धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके संरक्षण में समस्त शिक्षक संवर्ग कर्तव्य पथ पर अपने पुरुषार्थ को समन्वित करते हुए अग्रसरित रहेगा। और आज के इस अवसर पर स्नेही भेंट हेतु माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रुद्राक्ष का पौधा शारदा उपासक निर्धन सत्कार करें हम कैसा है पास हमारे जो कुछ शबरी के बेर ही जैसा यह रुद्राक्ष का पौधा। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि चयनित शिक्षकों को आपके साथ एक समूह चित्र हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय